नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। दूसरा रोजगार मेला, आज पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपे अपॉइंटमेंट लेटर। FSSAI ने GM खाद्य नियमों के लिए जारी किया नया मसौदा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या घटी। खेती किसानी का काम करते हुए दुर्घटना या मृत्यु होने पर सरकार किसानों को दे रही है 2 लाख रुपए की सहायता। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने विश्व भर के मछुआरों किसानों को विश्व मत्स्यिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र में कपास की कीमतों में हो रही है बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बनेगा फ्रूट हब। कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या में मिनी किट बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सीडवर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नेहा शिव प्रकाशम को ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में चुनी गई। पराली जलाने पर पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक, यूपी में 9 किसानों पर गिरी गाज। JS मार्केटिंग के डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ITC ई चौपाल का किया दौरा। उत्तर प्रदेश के झांसी में खाद की किल्लत। मणिपुर सरकार ने MOVCD NER के तहत 18,000 किसानों को कृषि मशीनरी के लिए 6.75 करोड़ रुपए दिए। भारत ने चीनी निर्यात में बनाया रिकॉर्ड। कीमतों में गिरावट के बाद भी लोगों के लिए खाद्य तेल महंगे। बढ़ेंगे खबरों की ओर। आज केंद्र सरकार की ओर से दूसरे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हर सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कैंडिडेट्स को संबोधित भी किया। इससे पहले 22 अक्टूबर 2022 को आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 75,000 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा था। बता दें कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। ये घोषणा उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर भी की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों की मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर भर दिया जाए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत जैसे युवा देश में करोड़ों युवा इस राष्ट्र की ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिक कमेंट के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य नियमों का एक नया मसौदा जारी किया है। खास बात यह है कि इस मसौदे में 1% या उससे अधिक GM कंपोनेंट्स वाले पैक खाद्य उत्पादों के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित मसौदा कानून मानव उपभोग के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित ऑर्गेनिज्म पर ही लागू होगा। वही रेगुलेशन 2022 में कहा गया है कि जब तक कि खाद्य प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक खाद्य सुरक्षा और मानक आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ का मसौदा तैयार करते हुए कोई भी GMO से विकसित किसी भी खाद्य या खाद्य सामग्री का निर्माण, पैक, भंडारण, बिक्री, वितरण और आयात नहीं करेगा। इसके अलावा आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों और अवयवों के निर्माताओं और आयातों को पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। मसौदा नियम के मुताबिक जब GMO का उपभोग करना भोजन के रूप में या खाद्य उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से एक मंजूरी पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय जिम्मेदार प्राधिकरण में जमा किया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि अन्नदाता किसानों के अधिकार छीनना मोदी सरकार की नीति है। बहुचर्चित पीएम किसान योजना से 14.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने की बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि किस दर के लाभार्थी किसान कम होते चले गए। उधर केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि पीएम किसान के तहत 3 वर्षों के दौरान लाभार्थी किसानों की संख्या 3.16 करोड़ से ज्यादा बढ़कर 10 करोड़ के पार चली गई है। सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत 3 वर्षों में जरूरतमंद किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि मुहैया कराई गई है। खेती किसानी का काम करते समय किसान किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो कई बार दुर्घटनावश अंग भंग अथवा किसान की मृत्यु तक हो जाती है, जिससे पीड़ित किसान परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल देने की दृष्टि से राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं
में कृषक एवं खतिहार मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ किसान ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं और राज्य में बीते 4 वर्षों में 10,000 से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजय बालियान ने विश्व भर के मछुआरों, मछली किसानों एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को विश्व मत्स्यिकी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि मत्स्य पालन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महाराष्ट्र में इस समय कपास उत्पादकों की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले बेमौसम बारिश में फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, फिर कीमतों में गिरावट आई। वहीं अब राज्य के कई मंडियों में कपास की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, लेकिन बढ़े हुए इस दाम से सभी किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। इस राज्य में हुई बेमौसम बारिश के कारण कपास की फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। इसके चलते कपास के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। वही किसानों के पास माल बेचने के लिए नहीं है, इसलिए कपास की बढ़ती कीमतों से ज्यादातर किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। कपास और सोयाबीन खरीफ की प्रमुख नकदी फसल है। किसान मुख्य रूप से इन्हीं फसलों पर निर्भर है। जब फसल लहलहा रही थी तब क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर अगस्त और सितंबर में भारी बारिश हुई थी। 10 से 15 दिनों तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों को हैरत में डाल दिया था। सूर्य दर्शन भी दुर्लभ हो गए थे। कई दिनों तक खेती में पानी जमा था, इससे खेतों में फसलों की ग्रोथ रुक गई। कपास के पत्ते भी पीले पड़ गए थे। फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोग का प्रकोप रहा और फसलों पर दवाइयों के छिड़काव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत ट्री फॉर वेल्थ लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पायलट परियोजना शुरू हो गई है। इसके तहत प्रदर्शन भूखंड तैयार किए गए हैं और 81 किसानों की भूमि पर अमरूद, माल्टा, अनार की संकर किस्मों के 11,913 पौधे रोपे गए हैं। किसानों को उपज को अधिकतम करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया में बाग विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। शिवा प्रोजेक्ट के तहत ड्रिप इरिगेशन, सोलर वाटर पंप और अन्य आधुनिक सिंचाई योजनाएं जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर 77.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं को जल शक्ति विभाग द्वारा बलह, मुच्छल, नलवारी, दुमखर, चौरोली, ब्राह्मण थाना खुर्द और डोबेत गांव में लागू किया जाएगा। बता दें कि ये योजना सिंचाई योजनाओं का भी उन्नयन करेगा। कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं मिनी कीट बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अयोध्या से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। सीडवर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नेहा शिव प्रकाशम, वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड IT को ग्लोबल CFO फोरम द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में मान्यता दी गई है। सीडवर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने बयान में कहा, संगठनात्मक उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति उनके समर्पण और मेहनती प्रयास की सराहना करते हैं और साथ ही नेहा को इस उपलब्धि के लिए सीडवर्क्स ने उन्हें बधाई दी है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पराली जलाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों पर जुर्माना लगाया गया और तो किसानों को आर्थिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से पराली खरीद की भी व्यवस्था की गई, लेकिन इसके बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। JS मार्केटिंग के डॉक्टर N विजयलक्ष्मी ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ITC ई चौपाल का दौरा किया। डॉक्टर N विजयलक्ष्मी JS मार्केटिंग DNFW भारत सरकार ने ITC द्वारा प्रचारित मूल्य श्रृंखला को देखने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नरसिंह खेरा किसान उत्पादक कंपनी का दौरा किया और साथ ही FPO सदस्यों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रबी की फसल के लिए खेत तैयार है, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं। उन्हें खाद के लिए सुबह से रात तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। अगर जनपद में खाद की कमी नहीं है तो किसानों को क्यों कतार में रुकना पड़ रहा है। मणिपुर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए MOVCDNER चरण 3 के तहत मणिपुर के 18,000 जैविक किसानों को कृषि मशीनरी के वितरण के लिए FPC को 6.75 करोड़ रुपए बांटे हैं। भारत ने चीनी निर्यात में अपना रिकॉर्ड बनाया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। देश चीनी का उपभोक्ता होने के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। देश में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 5,000 लाख टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ था। वहीं भारत ने चीनी निर्यात में अपना रिकॉर्ड तोड़
906% की वृद्धि दर्ज की है। वही वर्ष 2022 और 23 की बात करें तो अप्रैल और जुलाई में भारत ने 17,987 करोड़ रुपए की चीनी निर्यात की है। विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव टूटने से बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में आयातित तेलों के साथ साथ सभी देश तेल तिलहनों पर दबाव कायम हो गया है। इससे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तेल तिलहन, बिनौला, कच्चा पाम तेल और पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं बाजार के जानकार सूत्रों ने बताया कि विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम टूटने से सभी तेल तिलहन कीमतों पर दबाव कायम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं है। वही जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से सरकार की तेल आयात के संबंध में अपनाई गई कोटा प्रणाली है। वही कोटा प्रणाली लागू होने के बाद बाकी आयात ठप पड़ने से बाजार में कम आपूर्ति की स्थिति से सूरजमुखी और सोयाबीन तेल उपभोक्ताओं को पहले से कहीं अधिक दाम पर इनकी खरीद करनी पड़ रही है। पिछले साल सोयाबीन और पामोलिन के भाव में जो अंतर 10 और 12 रुपए का होता था, वो इस वर्ष बढ़कर लगभग 40 रुपए प्रति किलो का हो गया है। वह पामोलिन इस कदर सस्ता हो गया है कि इसके आगे कोई और तेल टिक नहीं पा रहा है। यही वजह है कि जाड़े की मांग होने के बावजूद खाद्य तेलों के भाव भारी दबाव में नीचे जा रहा है। किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। भारत ने इस साल अक्टूबर में यूरिया और डीएपी सहित 23.4 लाख टन उर्वरक का आयात किया है। वही आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। कुल उर्वरक आयात में सबसे अधिक हिस्सेदारी 14.70 लाख टन के साथ डीएपी की थी। इसके बाद 4.60 लाख टन यूरिया, 2.36 लाख टन म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1.70 लाख टन कॉम्प्लेक्स का आयात किया गया है। इस बीच अक्टूबर में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 36.19 लाख टन था, जो इस महीने के लिए निर्धारित 41.54 लाख टन के लक्ष्य में से कम है। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में उर्वरक की अनुमानित मांग 71.64 लाख टन थी, लेकिन इसके मुकाबले उपलब्ध था 64.28 लाख टन रही और इस दौरान 53.34 लाख टन उर्वरक की बिक्री हुई। वही वैश्विक बाजार में यूरिया और अमोनिया को छोड़कर डीएपी और अन्य उर्वरकों की कीमतों में अक्टूबर में सालाना आधार पर वृद्धि हुई। देश के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के मौसम की, यहाँ के तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जबकि दक्षिण भारत के कई इलाकों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि सोमवार की सुबह दिल्ली में इस सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई थी। वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो 22 नवंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। यही नहीं, दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण भी एक बार फिर से डराने लगा है। फिलहाल दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच गया है और आज गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन होता है? और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।